हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो हम लोग जैव प्रक्रम के 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसमें चेक कर पाएंगे कि आप कितना सही कर पाते हो, तभी आपका पता चल पाएगा कि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा है। तो क्लास 10th के जो भी बायोलॉजी के चैप्टर हैं उन सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा बहुत जल्द ही, ताकि आपका जो एग्जाम आने वाला है उससे पहले आप अपने पूरे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया जैव प्रक्रम कहलाता है, ऑप्शन बी में श्वसन कहलाता है, ऑप्शन सी में परिवहन कहलाता है और ऑप्शन डी में उत्सर्जन कहलाता है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए में कहता है परजीवी कहलाते हैं, ऑप्शन बी में मृतजीवी, ऑप्शन सी में स्वपोषी और ऑप्शन डी में परपोषी। तो वैसे जो पौधे होते हैं जो सड़ी गली चीजों पे आश्रित होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण। क्या बोलते हैं उसे? मृतजीवी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई है क्योंकि ये जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है वैसे ही बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको। स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्लोरोफिल की है, सूर्य की प्रकाश की है, कार्बन डाइऑक्साइड का है या इनमें से सभी का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी का है। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में हरित लवक, ऑप्शन बी में पत्ती, ऑप्शन सी में स्टोमाटा और ऑप्शन डी में जड़। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होते हैं? तो ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरित लवक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में डायोडियम, ऑप्शन बी में कोलन, ऑप्शन सी में जेजुनम और ऑप्शन डी में इलियम। तो कौन मनुष्य के छोटी भाग का आंत नहीं है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 वो आपसे पूछा गया यहाँ पे देखेंगे वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। यानी कहने का मतलब वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट उपलब्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 0.03%, ऑप्शन बी में 0.03%, ऑप्शन सी में 0.003% और ऑप्शन डी में 0.21%। तो CO2 का कितना प्रतिशत अवेलेबल है? तो ये ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 0.03%। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है। ध्यान रखना। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में क्या पानी नहीं टूटता है, ऑप्शन बी में CO2 का मुक्त होना, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन का मुक्त होना और ऑप्शन डी में CO2 का उपयोग होना। देखिए मुक्त होना का मतलब क्या होता है? मुक्त होना का मतलब बाहर निकलता है या कह सकते हैं उत्पाद के रूप में बनता है। क्या ऐसा होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में? तो ये बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, CO2 का मुक्त होना नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में उत्पाद, ऑप्शन बी में परिवहन, ऑप्शन सी में भोजन राजधानी और ऑप्शन डी में केंद्रक। यानी क्वेश्चन है किसके द्वारा भोजन अमीबा अंतर ग्रहण करता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली, यहाँ पर नली होगा, ग्रास नली से जुड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए
निगल द्वार, ऑप्शन बी कंठ द्वार, ऑप्शन सी मल्ल द्वार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो छिद्र ग्रास नली से जो जुड़ा होता है वो होता है निगल द्वार। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन है ऑप्शन ए में मुख भाग का, सॉरी मुख गुहा का, ऑप्शन बी में अमाशय का, ऑप्शन सी में छोटी आंत का और ऑप्शन डी में बड़ी आंत का। तो ग्रहणी किसका भाग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन स्वकोशी है? ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन क में, ऑप्शन ए में कवक, ऑप्शन बी में जीवाणु, ऑप्शन सी में सभी जीव और ऑप्शन डी में सभी हरे पौधे। तो स्वपोषी सभी हरे पौधे होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और बिना क्लोरोफिल के आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेंगे और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है उसी को हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ऑप्शन बी में जल का होता है, ऑप्शन सी में कार्बोहाइड्रेट का होता है या क्लोरोफिल का होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पदार्थ का निर्माण करता है वो आपका ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन आता है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में डेंटाइन होता है, इनामेल होता है, मज्जा गुहा होता है या अस्थि होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इनामेल, ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे इनामेल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये सबसे ऊपरी परत होता है मनुष्य के दांत। अगला क्वेश्चन 14 नंबर में मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं 5 जोड़ी पाई जाती है, 4 जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है या 2 जोड़ी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से आरंभ होती है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए में मुख गुहा से, ऑप्शन बी में ग्रास नली से, ऑप्शन सी अमाशय से और ऑप्शन डी यकृत से। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से स्टार्ट हो जाती है? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुख गुहा से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर या 1 से 2 मीटर। तो मनुष्य के आहार नाल का जो लंबाई होता है वो ऑप्शन ए 8 से 10 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर की किस रचना से होता है? ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन ए में भोजन रसधानी से, ऑप्शन बी में सिलिया से, ऑप्शन सी में कोशिका मुख से या ऑप्शन डी केंद्रक से। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कोशिका मुख से। आप लोग कमेंट सेक्शन में करके ये बताएंगे कि कोशिका मुख का दूसरा नाम क्या है। ध्यान रखना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कोशिका मुख का दूसरा नाम क्या है जिसे पैरामीशियम अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ये आपसे पूछा है और ये बहुत ज्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं उसी तरीके के लैंग्वेज से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पहले ऑप्शन देख लीजिए उसके बाद राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए में अग्नाशय, ऑप्शन बी में यकृत, इसको यकृत को लीवर भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जठर ग्रंथि, ऑप्शन डी पैरोटिड ग्रंथि। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत लीवर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा है कि मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? क्या वो ग्रास नली की होती है, अमाशय की होती है, छोटी आंत की होती है या बड़ी आंत की होती है? तो मानव आहार नाल के सबसे जो बड़ी लंबाई वाली होती है वो आपका छोटी आंत होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा छोटी आंत।
क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपसे देखिए पूछा गया है यहाँ पे, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? इनमें कौन वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। ऑप्शन ए में कहता है सक्रिय पेप्सिन, ऑप्शन बी में लाइपेज, ऑप्शन सी में एमाइलेज और ऑप्शन डी में इन्वर्टेस। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइपेज। कहीं कहीं ये लाइपेज भी लिखा जाता है, ध्यान रखना दोनों सेम ही चीज है, कहीं कहीं लाइपेज भी लिखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अमाशय के दीवार में होने वाला घाव, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं पेप्टिक अल्सर, ये निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से हो सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में अम्लीय स्राव से हो सकते हैं, गैस्ट्रिक स्राव से हो सकते हैं, सक्रिय पेप्सिन से हो सकते हैं या मयूकस से हो सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अम्लीय स्राव के कारण ऐसा होने लगता है पेप्टिक अल्सर। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखे रहता है तो उसको इस तरीके का बीमारी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बैक्टीरिया में पोषण का कौन सा विधि होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में परजीवी पोषण, ऑप्शन बी में प्राणी संपोषण, ऑप्शन सी में मृत जीवी पोषण और ऑप्शन डी में स्व पोषण। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मृत जीवी पोषण बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, अमरवेल किस पोषण का उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है कि अमरवेल, जिसको आम भाषा में हम लोग अमरलता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है कि अमरवेल किस पोषण का उदाहरण है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में परजीवी पोषण, ऑप्शन बी में प्राणी संपोषण, ऑप्शन सी में मृत जीवी पोषण और ऑप्शन डी में स्व पोषण। तो देखिए अमरवेल जो उदाहरण है वो आपका परजीवी पोषण का उदाहरण है, क्योंकि ये दूसरे पेड़ पौधों पर ये अपना भोजन को ग्रहण करता है दूसरे पेड़ पौधों से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में पोषण का क्रिया निम्न में कौन है? मनुष्य में पोषण की क्रिया निम्न में कौन है? ऑप्शन है परजीवी पोषण है, ऑप्शन बी में प्राणी संपोषण है, ऑप्शन सी में मृत जीवी पोषण है और ऑप्शन डी में स्व पोषण है। तो देखिए ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य होता है वो परपोषी होता है। ठीक है, और ये परपोषी का ही पार्ट है परजीवी पोषण। ये भी मनुष्य दूसरे चीजों पर निर्भर होता है, जैसे कि हम लोग पौधों पर निर्भर है, पेड़ पर निर्भर है, जानवर पर भी निर्भर होते हैं जो उसका हम लोग मांस खाते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है मेरे भाई, इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए था, क्योंकि ये हम लोग किसी, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा इसमें डाउट है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को कि ये ध्यान में रखना है कि जो मनुष्य में पोषण होता है वो कौन से पोषण के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मनुष्य में जो पोषण हो जाएगा, अगर हम प्राणिसम पोषण की बात करें, ठीक है, अगर हम प्राणिसम पोषण की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, कोई जो प्राणी होता है अपना ठोस भोजन सरल रूप में जंतुओं की भोजन से ग्रहण करने का जो विधि होता है, तो हाँ यहाँ पे प्राणिसम पोषण ही हो जाएगा। इसमें अमीबा भी आ जाएगा, मेढक भी आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर प्राणिसम पोषण ही होगा मेरे भाई। ध्यान रखना परजीवी पोषण नहीं होता, क्योंकि परजीवी पोषण में क्या होता है कि इसमें कोई वस्तु से या कोई दूसरे जीव से अस्थायी या अस्थायी रूप से संपर्क में रहा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे यही होगा प्राणिसम पोषण। ध्यान रखेंगे मनुष्य में पोषण की कौन सी क्रिया होती है, तो ये प्राणिसम पोषण है। अगर प्राणिसम पोषण ना दिया रहे तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे परपोषण होता है। क्या होता है? परपोषण। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीवा, ऑप्शन बी ग्रास नली, ऑप्शन सी कंठ द्वार और ऑप्शन डी स्वाद कलियां। तो जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे जो अंकुर पाए जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं स्वाद कलियां, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो आप लोगों को पता भी होगा, ऑप्शन ए में 32 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी में 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी में 2 प्रकार के और ऑप्शन डी में 6 प्रकार के।
तो देखिए बेशक बात है कि मनुष्य के मुख गुहा में 32 गो दांत होते हैं, यानी 32 दांत होते हैं, लेकिन वो 4 प्रकार में 32 दांत पाए जाते हैं और इनका नाम है चौरनक, अगचौरनक, कृंतक, रदनक। आप पढ़े भी होंगे और अगर आप लोग इस चीज को जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 कहता है कि भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवार में तरंग की तरह सिकुड़ना और फैलाव किस क्रिया के द्वारा होने लगता है? तरंग की तरह सिकुड़न और फैलाव किस क्रिया के द्वारा होने लगता है? जैसे ही भोजन जब ग्रास नली में पहुंचता है तो उसके दीवार में एक तरंग उत्पन्न होता है जो सिकुड़ता है और उसके बाद फैलता है। तो ये जो क्रिया होता है वो किसके द्वारा होता है, या इस क्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन ए में क्या उसे हम लोग क्रामाकुंचन कहते हैं, क्या उसे शिथिलन कहते हैं, क्या उसे संकुंचन कहते हैं, या इलियम कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रामाकुंचन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्रामाकुंचन। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर जठरस का स्राव होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 5 लीटर, ऑप्शन बी में 7 लीटर, ऑप्शन सी में 2 लीटर और ऑप्शन डी में 3 लीटर। तो मनुष्य के आमाशय से प्रतिदिन लगभग जो अम्ल का स्राव होता है या जठरस का जो स्राव होता है बच्चों, वो आपका 3 लीटर होता है प्रतिदिन। ध्यान रखना 3 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर। 29 नंबर में कहा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बड़ी आंत, ऑप्शन बी में छोटी आंत, ऑप्शन सी में अमाशय और ऑप्शन डी में अग्नाशय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29 हो गया आपका। आज का आखिरी क्वेश्चन 30 है, जिसमें पूछा है कि छोटी आंत की लंबाई एवं चौड़ाई लगभग कितना होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 8 मीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा होता है, 8 मीटर लंबा 3.5 मीटर चौड़ा होता है, या 8 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा होता है, या 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 8 मीटर लंबा होता है और 2.5 मीटर चौड़ा होता है। ये छोटी आंत की लंबाई एवं चौड़ाई होती है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।